We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। कल हमने हाई स्कूल का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पहला पार्ट देखा था कि किस तरीके से एक फ्रांसीसी कलाकार ने फ्रेडरिक चारियो ने अपनी स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए कल्पना चित्र बनाता है और उसमें जनतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों को मिला करके अपने सपनों का एक संसार रचता था और ज्ञानोदय की मशाल को और घोषणा पत्र को वह मनुष्यों के हाथ में दिखाता है। अब आइए इसका हम दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट का पहला पॉइंट है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, कि किस तरीके से फ्रांसीसी क्रांति हुई और उस समय राष्ट्रों का विचार क्या था। कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। यानी कि कब हुई थी? पहली अभिव्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति की पहली अभिव्यक्ति प्रतिभाता राष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। कह रहा है कि जैसा कि आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग को, यानी कि उसकी जितनी भी भूभाग थी, जितनी भी पृथ्वी पे उसका शासन था, एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। यानी कि एक ऐसा राजा जो जनता पे जुल्म करता ही रहता था और उस पे किसी का जोर नहीं चलता था, उसका ही आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्या करा कि वह राजनीति संवैधानिक बदलाव होते हुए और वो उसकी प्रभुसत्ता राजतंत्र से, यानी कि एक राजतंत्र से, यानी कि जो राजा के हाथ में होता उससे निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों, यानी कि फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी तो वो क्रांति की बात कर रहा है कि क्रांति ने वह घोषणा की कि अब जो राष्ट्र का गठन होगा अब वो सीधे उनकी नियति तय करेगी कि उस राष्ट्र का क्या होगा। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि, ला पैट्रिक और नागरिक ले कैटुयन जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया। यानी कि जो उनकी पितृभूमि थी और नागरिक जैसे विचारों के संयुक्त समुदाय के विचार पे बल दिया, जिससे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। यानी कि उस समय उन्होंने अपने झंडे को बदल दिया और कैसा हो गया? तिरंगा हो गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि जो स्टेट जनरल था उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया। नई स्तुतियां रची गईं, नई नई गाथाएं रची गईं, शपथ ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। यानी कि जो भी काम हुआ सब राष्ट्र के नाम पे हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। यानी कि राष्ट्र के अंदर जो आयात निर्यात के शुल्क थे, कर थे, उसे समाप्त कर दिए गए।
भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू हो गई। यानी कि उस समय फ्रांस में क्या था, जो भार और नापने की स्थिति थी वो एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग हो जाती थी। इसको क्या किया गया, एक समान कर दिया गया। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, यानी कि जो क्षेत्र के बोली थे उसे दबा दिया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि जो फ्रेंच बोली जाती थी फ्रांस में उसे ही राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। कहा कि क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए, यानी कि जो बेशुमार बिन लगाम के जो राजा थे उनके शासकों पे मुक्त कराएं, यानी कि उनसे अब छुटकारा चाहिए। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। यानी कि उस समय यूरोप के विभिन्न शहरों में जब पहुंची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्ग के जो लोग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगी और उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाके में घुसे। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। यानी कि जब क्रांतिकारी युद्ध शुरू होने लगे तो जो फ्रांसीसी सेनाएं थी वो अपने राष्ट्रवाद विचार को विदेश में भी ले जाने लगे। अब आता है नेपोलियन। कह रहा कि नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, यानी कि जो उसका विशाल भाग आया था, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस से पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर, यानी कि फिर से नेपोलियन क्या किया, फ्रांस में फिर से राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। यानी कि अभी तो क्रांति हुई थी प्रजातंत्र लाने के लिए, फिर जब नेपोलियन आया तो फिर से उसने क्या किया, वहां पे राजतंत्र, यानी कि फिर से अब वहां कोई राजा राज करने लगा, यानी कि स्वयं नेपोलियन ही। और निस्संदेह यानी कि बिना किसी चिंता फिक्र के वह प्रजातंत्र को क्या किया, नष्ट कर दिया। यहाँ पे चित्र दिखाया गया, देखिए क्या कह रहा है। एक जर्मन पंचांग, यानी कि ये चित्र क्या है, एक जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ जिसे पत्रकार एड्रियास रेबियान ने 1798 में डिजाइन किया है। कह कि फ्रेंच ब्रास्टील में क्रांतिकारी भीड़ के प्रवेश के चित्र को उसने मिलते जुलते किले की बगल में बनाया गया। यह किला जर्मन प्रांत कैसेल में निरंकुश शासक के गढ़ रूप में चित्रित है। इस चित्र के साथ एक नारा दिया गया, लोगों को अपनी आजादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए। रेबमान एक पत्रकार था जो मेंज नामक शहर में रहता था। वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। आइए आगे देखते हैं। देखिए ये चित्र दिखाया गया है किसका, रूसी साम्राज्य का, कि उसमें रूस का साम्राज्य का था। यहाँ पे ऑस्ट्रियाई समाज दिखाया गया है, फिर गालिशिया, पोलैंड, फिर नॉर्वे, स्वीडन, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या है, रूसी साम्राज्य का है। यानी कि इतने जगहों पे इतने विस्तार से रूसी साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ये चित्र कब का है, जब वियना कांग्रेस 1815 के बाद का, ये यूरोप का है। करा कि मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। और 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि
नेपोलियन की संहिता क्या है या नागरिक संहिता क्या है, तो 1804 में नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन संहिता कहा जाता है, ने जन्म पे आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया और इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। फिर क्या है, कह रहा कि इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। इनकी क्या किया उसने, किसानों भूदास यानी कि जो किसान भू यानी कि जमीन के दासी थे उसे खत्म कर दिया, जागीरदारों को जो शुल्क देने थे उसे भी मुक्ति दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, आगे देखेंगे, एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुएं और पूंजी की आगमन में सहूलियत होगी। यानी कि जो उस समय का क्या अभी बताया गया ना कि मानक भार नाप और सभी क्या हुआ, एक समान हो गया। तो फिर से उन्होंने क्या कहा कि लग रहा है कि अब राष्ट्रीय मुद्रा से और एक इलाके से दूसरे इलाके में सभी वस्तुओं की पूंजी के आवागमन यानी कि आने जाने में अब क्या होगी, सहूलियत होगी और छूट दी जाएगी। लेकिन जीते हुए इलाके स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थीं। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया, मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गई। जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप नहीं थी, तो बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और काफी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे थे। इनकी फिर क्या हुआ, जबरदस्ती यानी कि अगर वो उसके इच्छा के विरुद्ध क्या हुआ, उसे सेना में भर्ती करने लगे और नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। आइए इन चित्रों के बारे में देखते हैं कि क्या कर रहा है। ये चित्र क्या है, जब्रेन ब्रक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण यानी कि यह एक वृक्ष रोपण का दिखाया गया कर रहा है। जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा जब्रेन ब्रक्रेन शहर पे कब्जा है। अपनी नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचानने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं यानी कि इसमें बाएं दिखाया गया है। किसान की गाड़ी छीनते हुए कुछ युवा यहाँ पे देखिए छीन रहे हैं उसकी गाड़ी। युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। बीच का अग्रभाग एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पे लगाई जा रही पट्टी पर जर्मन में लिखा है उसका अनुवाद, हमने आजादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पे व्यंग है कि वे जिन इलाकों में जाते हैं वहां राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते हैं। दूसरा चित्र में क्या दिखाया गया है, राइनलैंड का डाकिया लाइप्त्सिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है। यह नेपोलियन को 1813 में लाइप्त्सिग
की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटे हुए डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले में गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब हम हार चुके हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ, फ्रांस में फिर से राजतंत्र वापस आ गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। दूसरा पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण होता है। अब हम फिर से यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें दी गई हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां पहले भी आपसे नोट कराया गया है, तो आपको पता भी है कि इसको नोट करना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। आपके बुक में भी होगा, चाहे जिसके पास बुक अगर नहीं है तो इसी वीडियो को रोक करके इस चीज को नोट कर सकता है। अब कह रहा है कि अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। फिर कह रहा कि अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कहाँ पे? यूरोप में। और विभिन्न जाति समूहों के सदस्य थे, यानी कि वह अलग अलग भाषाएं भी बोलते थे और विभिन्न यानी कि अलग अलग जाति समूहों में सदस्य थे। उदाहरण के तौर पे ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ करके बना था। इसमें एल्प्स के रिटाल, ऑस्ट्रिया के सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाला ज्यादा थे। फिर करके हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे और हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, यानी कि उस समय जो जैसे था अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग जाति समूह के सदस्य भी थे। जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करने लगे थे। गालिशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्निओला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरह ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले राउमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता की आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तथ्य केवल सम्राट के प्रति अपनी सबकी निष्ठा ही थी। यानी कि यूरोप में जब राष्ट्रवाद का निर्माण होने वाला था तो वहाँ पे सभी लोग क्या थे? अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग जाति समूहों के थे, फिर भी उनकी सबकी निष्ठा सम्राट के प्रति ही थी। फिर दूसरा पॉइंट है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, कि उसमें कुलीन वर्ग और मध्य वर्ग कैसे थे? कुलीन वर्ग जो उच्च जाति के थे। सामाजिक और राजनीतिक रूप में जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था, यानी कि सबसे धनी वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थे। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक संबंधों से आपस में जुड़े होते थे, यानी कि उसमें क्या होते थे? जो बड़े बड़े लोग रहते थे क्या करते थे? वैवाहिक संबंध से जुड़े होते थे। मगर यह
शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या, उनकी जनसंख्या बहुत कम होती थी, तो क्या होती थी, उनका परिवार छोटा होता था। यह शक्तिशाली कुलीन संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह होता था और जनसंख्या अधिकांश लोग कृषक थे। यानी कि जनसंख्या उस समय सबसे ज्यादा कौन से लोग थे, कृषक लोग थे। और पश्चिम से ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे। यानी कि जो छोटे मोटे काम धंधे वाले लोग थे वे खेती करते थे। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी। यानी कि पूर्वी और मध्य यूरोप में जो भूमि थी वो विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पे भूदास खेती करते थे। यानी कि जो भूदास यानी कि जो जमीन लेकर के खेती करते हैं। फिर कह रहा है कि पश्चिम और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ था और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने हैं, उन क्षेत्रों में मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा ही था। लेकिन कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के बीच विचार लोकप्रिय होता गया। यानी कि इन लोगों के बीच जो विचार थे वह लोकप्रिय होते गए। अब यहाँ से हम कल थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी बोरिंग हो जाएंगे। और इसके साथ मैं कुछ नोट्स के लिए भी भेजेंगे, उसको नोट्स बनाते जाएगा और जो इसमें बताया गया इम्पोर्टेंट उसे भी नोट करते जाएगा, ताकि आपका नोट्स भी अच्छे से तैयार हो और आपकी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल सके। तो ओके, गुड बाय, धन्यवाद। इसी के साथ आप लोग नोट्स तैयार करते रहिएगा।